कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतराल के पाठ बिस्कुहर की माटी के सारांश को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। इसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी आत्मकथा नंगाई तलाई के गांव से इस पाठ को लिया है। कवि ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए गांव में पाए जाने वाले फल, फूल, सांपों के साथ बचपन की स्मृतियों को याद किया है। वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों, स्तनपान के सुख और नारी सौंदर्य की आकर्षण की बातें भी इस पाठ में उन्होंने की है। सबसे पहले वो यहाँ पाए जाने वाले फूलों में कमल, कोइया, हरसिंगार और सिंगाड़े जैसे फूलों की चर्चा करते हुए बताते हैं कि कमल का फूल हमारे गांव के पोखरे में पाया जाता था। कमल के पत्ते को पुरीन कहते हैं। कमल की नाल बशीण और कमल कगड़ी के नाम से भी जानी जाती है। कमल के बीज को कमल गट्टा कहते हैं। कोइया, जिसे अन्य नामों में कुमुद और कोकाबेली के नाम से जाना जाता है, यह फूल जहां पानी इकट्ठा होता वहां पर अधिक मात्रा में पाया जाता था। रेलवे पटरियों के पास इसे देखा जा सकता है। अगले फूल का नाम हरसिंगार है, जिसे मालिन घर के आगे पितृपक्ष में रखकर जाती थी। अन्य फूलों में सिंगाड़े का फूल है और ये फल पानी में जब बड़ा होता है तो आवाज करता है। इसके अलावा गुड़ल का फूल देवी का फूल कहलाता है। अन्य फूलों की चर्चा करते हुए कवि कहते हैं कि कुछ फूलों के औषधि गुण भी हैं, जिनमें नीम का फूल चेचक रोगी के पास रखा जाता था। बेर का फूल ततैया या बर्रे के डंक को उतारने में काम में लिया जाता था। इसी प्रकार भरबंडा या सत्यनाशी फल आंख आने पर काम में लिया जाता था। बच्चों को लू न लगे इसलिए उनकी धोती में प्याज बांधा जाता था तथा कच्चे आम का पन्ना खिलाकर लू रोग की रोकथाम की जाती थी। आगे कवि कहते हैं कि उनके गांव में अनेक प्रकार के सांप पाए जाते थे और खेतों की मेटों पर पाए जाने वाले सांपों में कुछ विषीण सांप थे, जिन्हें डोडा और मजगिदवा के नाम से जाना जाता था। एक सांप का नाम दामिन था और वह मनुष्य के जिस अंग पर पूंछ मार देता वह अंग सड़ जाता था। घोर कड़ाइच सांप के काटने पर व्यक्ति घोड़े की तरह ही हिनाकर मर जाता था। सबसे खतरनाक और विष युक्त सांप को गोवन और फेंटारा के नाम से जाना जाता था। अब कवि अपनी बचपन की स्मृतियों को याद करते हुए कहते हैं कि बचपन में बच्चे का दूध पीना सारे संबंधों का जीवन चरित्र है, क्योंकि माँ की गोद में बैठकर बच्चा स्पर्श, गंध, खेलना, काटना, पीटना और खुले आंगन में रात्रि के समय चंद्रमा की चांदनी को भी पीता है। परंतु जब उनका छोटा भाई जन्म लेता है तब कवि दूध घटा हो जाते हैं। कवि के मन में यह विचार बड़े होने पर पता चलता है कि वात्सल्य भाव केवल व्यक्तियों में ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं में ही पाया जाता है। दिलसाद गार्डन में वो एक बतख को देखते हैं। बतख को जब अंडे देने होते हैं तब बतख सुरक्षित स्थान पर जाती है तथा वहां अंडे देकर अपने पंखों की सहायता से उन अंडों को ढककर रखती है और कोए आदि से उसकी रक्षा करती है। इसके बाद कवि ने वर्षा ऋतु के समय होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करते हुए बताया है कि जब हमारे गांव में बरसात आती थी तो छतों पर टप टप की आवाज आना, तेज आंधी अदड़ आने पर छतों का उड़ जाना, ज्यादा लंबे समय तक वर्षा होने पर दीवारों का गिर जाना, मुर्गे, कुत्ते आदि की आवाज देना। इसके अलावा ज्यादा दिनों तक वर्षा होने पर चारों तरफ पानी भरा रहने से कीचड़ और बदबू भर जाती। जब खेतों में खेती की जाती तो कुछ समय के बाद यहाँ फसलें लहराने लगती थी, जिसमें ज्वार, मकई की फसलें प्रमुख होती थी और यहाँ नाली, जिसे बरा कहते हैं, उनकी सहायता से खेतों में पानी पिलाया जाता था। अंत में कवि ने यहाँ नारी आकर्षण का वर्णन करते हुए बताया है कि मुझसे 10 वर्ष उम्र में बढ़नी गांव की औरत को देखकर मुझे उनमें आकर्षण अनुभव हुआ, क्योंकि सफेद वस्त्रों में वह औरत ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोई जूई का फूल हो। चांदनी रात के समय जूई के फूलों के समान उसका आकर्षण था और उसके शरीर की गंध जूई के फूलों की गंध के समान थी और उसे देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता था मानो धरती का आसमान का सौंदर्य धरती पर उतर आया हो।
इस प्रकार कवि कहते हैं कि संगीत, गंध और बच्चे ये मेरे लिए काल के सेतु हैं और यही कारण है कि मैंने इसको अपनी आत्मकथा में स्थान प्रदान किया। धन्यवाद।